हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 192। इससे पहले इस कहानी के 191 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रुद्र ने भी अब किट्टू को बंदरों की टुकड़ी को दिखाते हुए कहा कि ये देखो किट्टू, ये रहे तुम्हारे भूखे प्यासे बच्चे। तो किट्टू ने भी अब गार्डन की तरफ झाँक कर देखा तो वो सारे दांत फाड़ रहे थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सब भूखे प्यासे हैं और फिर परेशान भी हैं या जरा सा भी उनके साथ कुछ भी हुआ है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रुद्र बोलता है कि देख रही हो ना, इन सबको खाना पीना नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे का प्यार चाहिए। ये लोग तो ऐसे हैं, अगर बर्फ देखने शिमला चले गए और फिर इन्हें बर्फ नहीं मिली तो फिर ये सारे मिलकर वहीं पर बर्फ बना देंगे। अगर ये समुद्र देखने मुंबई चले गए और फिर बीच पर इन्हें भीड़ नहीं मिल गई ना तो फिर ये तो अपना पर्सनल बीच ही वहां पर बना लेंगे। अरे ये तो ऐसे हैं कि अगर रेगिस्तान देखने चले गए और रेगिस्तान नहीं मिला तो फिर सारे मिलकर वहीं पर एक दुबई बना लेंगे। और तुम्हें लगता है कि ये भूखे प्यासे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मानता हूँ कि इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन शक्ल देखो इनकी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें खाना पीना कुछ भी चाहिए। बस किसी तरह से इन्हें प्रताप हाउस में अंदर ले लो, इनका तो काम बन जाएगा। किट्टू अभी फिर से थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि फिर भी आपको शर्म नहीं आती है? कम से कम नील भैया से तो बात कर लीजिए जाकर, वो कितना ज़्यादा परेशान है। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि हमारे घर के बच्चे प्रताप हाउस के गार्डन में खड़े हो गए हैं? अरे इस पूरे सोसाइटी में कभी भी किसी के भी घर में ये देखा है क्या कि किसी के माँ बाप ने अपने बच्चों को गार्डन में खड़ा कर दिया हो, घर से बाहर निकाल दिया हो? तो रुद्र ने भी अब किट्टू की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहा कि और इस पूरी सोसाइटी में तुमने कहीं पर भी देखा है कि जो इतनी बड़ी फैमिली रहती हो यहाँ पर? बताओ, सबके घर में एक एक दो दो बच्चे ही तो है, कहीं रहते हैं इतने सारे बच्चे? कहीं नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब हमारे घर में बच्चे हैं तो फिर सबको पता चलता ही होगा ना। तो किट्टू ने भी अपना सिर पकड़ कर कहा कि रुद्र, पहले इतनी बहस तो नहीं करते थे आप, लेकिन अब आप बहुत ही ज़्यादा बहस करते हो मेरे साथ। मुझे आपकी आधी बातें तो समझ में आती हैं और फिर आधी बातें बिल्कुल नहीं समझ में आती। आप प्लीज़ जाकर पहले नील भैया से माफ़ी मांग लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। नील भैया गुस्सा होते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। रुद्र ने एक एब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? किट्टू ने भी इस बार रुद्र की तरफ देखकर हल्की सी नम आंखों से कहा कि जब आप मुझे नहीं समझते थे ना, तब नील भैया मुझे समझाते थे, मुझे समझते थे वो। जब आपको पता भी नहीं था ना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, तब नील भैया ही थे जो मुझसे बहुत सारी बातें करते थे, मेरे साथ वक्त बिताते थे। जब मैं फार्म हाउस में सारा दिन काम करके थक जाती थी, तब नील भैया मेरे लिए कभी कभी चाय भी बना देते थे, कभी कभी खाना भी ला कर देते थे। आपको तो पता भी नहीं है कि नील भैया ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ नहीं किया है। और फिर मेरे लिए क्यों, आपके लिए भी तो बहुत कुछ किया है नील भैया ने। अगर नील भैया नहीं होते तो शायद मेरा और आपका कोई रिश्ता भी नहीं होता, आज मैं आपके पास भी नहीं होती। ये मत भूलो कि भैया की वजह से ही इस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। भैया के बहुत एहसान है, आप भूल सकते हैं मगर मैं नहीं भूल सकती हूँ। अगर मैं इस घर में सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत करती हूँ तो बस नील भैया की करती हूँ। हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है, हर वक्त हमें संभालना है, जबकि उन्हें खुद भी एक सपोर्ट की ज़रूरत थी तब भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। ये कहते कहते किट्टू की आंखें और भी ज़्यादा भर गईं और फिर रुद्र ने किट्टू को पकड़कर अपने गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का सा रब करता हुआ बोलता है कि अच्छा अच्छा शांत हो जाओ तुम प्लीज़, कर लूँगा तुम्हारे नील भैया से बात, मांग लूँगा उनसे माफ़ी, लेकिन तुम्हारे नील भैया ने भी तो मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं किया है ना। तो किट्टू अभी रुद्र से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि आपने भी तो नील भैया को एक बार चाटा मारा था ना। तो रुद्र तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से बस किट्टू को देखे जा रहा था और फिर हैरानी से बोलता है कि तुम्हें ये सारी बातें बताता कौन है? किट्टू भी बहुत प्यार से बोलती है कि किसी ने भी बताया हो, लेकिन आपने भी तो भैया को बहुत बार मारा था ना पहले। रुद्र ने अभी इस बार थोड़ा सा गुस्से में कहा कि तुम्हारा नील भैया पीटने वालों में से नहीं है, समझे तुम? मैंने उसे मारा था तो उसने भी तो मुझे गन पॉइंट कर लिया था, उसने भी तो मुझे मारा था। किट्टू बोलती है कि लेकिन गन चलाई तो नहीं थी ना, उन्होंने सिर्फ पॉइंट करी थी, काम तो आपके मार खाने वाले ही होते थे पहले। तो रुद्र अभी आंखें फाड़े बस किट्टू को ही देखे जा रहा था और फिर उसने किट्टू के मुंह पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा कि अच्छा मैं कर लूँगा अब तुम्हारे नील भैया से बात, अब गड़े मुद्दे क्यों उखाड़ रही हो तुम? तो शांत हो जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ शांत हो जाओ लिटिल खरगोश, इतना
इतना कहकर रुद्र ने भी किट्टू को अपने गले लगा लिया और फिर एक गहरी सांस ले ली और मन ही मन बोलता है कि यार ये मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर क्यों करती है, हर वक्त बस इमोशनल करती रहती है। इधर दूसरी तरफ नील स्टडी रूम में बैठा हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तभी नियति ने भी हल्का सा स्टडी रूम का गेट खोला तो नील की नजर अभी गेट पर जाती है। नियति ने भी अपना सलाइवा डर के मारे गटक लिया। नियति अभी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए नील उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, उसके सामने जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। नील ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए प्यार से कहा कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर। नियति भी लड़खड़ाती हुई जुबान में थोड़ा सा डरते हुए बोलती है कि बड़े पापा वो माँ कब से अपने कमरे में बहुत ज्यादा रो रही हैं। नील ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए गुस्से से कहा कि तो फिर मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब है। नियति चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम अभी के अभी, तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी मैं। नियति भरी हुई आंखों से बोलती है कि बड़े पापा माँ सच में बहुत ज्यादा रो रही हैं और दरवाजा भी नहीं खोल रही हैं। प्लीज बड़े पापा, प्लीज प्लीज बड़े पापा एक बार तो उनके पास चलिए। तो नील अभी काफी ज्यादा गुस्से में उठा और स्टडी रूम से बाहर चला गया। नील सीधा अपने कमरे के बाहर गया और फिर दरवाजा को खटखटाते हुए गुस्से में बोलता है कि अवनी अवनी ये क्या बचपना है, ये क्या कर रही हो तुम, दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। लेकिन अंदर से अभी कोई भी आवाज नहीं आती है और फिर घर की सारी बहुएं भी वहीं पर अवनी के कमरे के आसपास में ही खड़ी हो गई थी और सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नील ने सबको देखकर कहा कि यहाँ पर क्यों जमेड़ा लगा कर रखा है तुम लोगों ने, जाकर अपना अपना काम करो। हॉल में इतना सब कुछ फैला हुआ है उसे जाकर साफ करो, सबके लिए अच्छे से खाना बनाओ। घर में सब खाना तो खाएंगे ना या फिर भूखे ही रह जाएंगे। और सिया को जाकर देखो उसकी तबीयत कैसे है, फिर अपने साथ कुछ भी गलत हरकत ना कर ले वो, जाओ जाकर उसे देखो। तो सबने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सब वहां से चली जाती हैं। उसके जाते ही नील ने अभी फिर से दरवाजे को खटखटाते हुए कहा कि अवनी ये क्या बचपना है, तुम देवर भाभी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो नहीं तो सच में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इस बार अवनी ने दरवाजा खोला और अवनी जो बहुत ही ज्यादा रो चुकी थी, नील का चिल्लाना उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बहुत ज्यादा तरस आता है नील पर। इससे भी कहीं ज्यादा बुरी सिचुएशन प्रताप फैमिली ने पहले भी झेली थी, लेकिन नील कभी भी अवनी पर ऐसे कभी भी नहीं चिल्लाया था। अवनी काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि अब क्यों आए हो आप यहाँ पर, जाइए जाइए जाकर स्टडी रूम में बैठिए, मैं मरूं या फिर जीऊं आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों आए हैं मेरे कमरे में। इतना कहकर अवनी फिर से दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन तभी नील ने दरवाजे पर अपना हाथ लगाकर उसे रोक लिया और फिर अंदर जाकर सबसे पहले गेट बंद किया और फिर गुस्से में अवनी की तरफ देखते हुए उसकी बाजू पकड़कर सीधा अपनी तरफ घुमाता है और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने, शर्म नहीं आती है, बच्चे बड़े हो गए हैं और सब देख रहे हैं और तुम हो जो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, अब किसी नई नवेली दुल्हन की तरह रो रही हो तुम यहाँ पर बैठकर। अवनी तो पहले से ही नील से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और फिर ये सारी बातें सुनकर तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था उसका और फिर उसने भी नील की बाजू को जोर से झटकते हुए कहा कि हाथ छोड़ो मेरा, मैंने नहीं कहा था यहाँ पर आकर मेरा रोना देखो तुम, किसने बुलाया है यहाँ पर, जाओ यहाँ से। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा वक्त तो स्टडी रूम में ही बिताते हो आप, तो वहीं जाकर क्यों नहीं बैठ जाते हो, किसने बुलाया है आपको, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, फिर क्यों आए आप यहाँ से, वापस क्यों आए हो, जाओ जाओ यहाँ से। इतना कहकर नील अभी उसे देखने लगा तो अवनी ने भी नील की हल्का सा धक्का देकर कमरे से निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले ही पल नील ने भी अवनी का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा झटका मारा और कहा कि पागल हो गई हो क्या, कैसी हरकत कर रही हो तुम अवनी, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है या फिर नहीं, पागल तो नहीं हो गई हो तुम, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अवनी अवनी प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता है, मगर मेरा आज गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर दूं या फिर गुस्से में तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं, तो प्लीज मेरे मुंह बिल्कुल भी मत लगो। अवनी भी अपनी जबान चलाते हुए बोलती है कि और कितना उल्टा सीधा करेंगे, सारे बच्चों के सामने मुझ पर इतना ज्यादा चिल्लाया है आपने, मैंने क्या किया था, क्या किया था मैंने, गलती तो आपके भाई ने की थी ना, लेकिन आप मुझ पर चिल्लाए, आपने सबके सामने मुझे पर गुस्सा किया। नील भी गुस्से में बोलता है कि तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि सिया कब से इतना ज्यादा रो रही थी, उसे चुप करवा दूं, जाकर उसकी तबीयत को पूछ लूं। अवनी भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तो ये बात आप प्यार से भी तो बोल सकते थे ना मुझसे, लेकिन आप तो मुझ पर ही ऐसे चिल्ला रहे थे, सबके सामने आप मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे थे, जैसे मैं आपकी पत्नी ना हो गई हूँ, गुलाम हो गई हूँ, गुलाम। तो नील भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो शायद नील का गुस्सा
उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। नील ने भी थोड़ा सा गुस्से से दांत पीसते हुए फिर से कहा कि तो फिर अब क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों तांडव कर रही हो मेरे सिर पर, क्या चाहती हो, क्या करूं मैंने जरा सा चिल्ला क्या दिया, तुम तो रोने बैठ गई, बंद कर लिया ना कमरा तुमने। अवनी ने भी भरे हुए गले से कहा कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ही अब इस घर से चली जाती हूँ, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो फिर मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना है। अपने बच्चों को भी इस घर से बाहर खड़ा कर दिया है आपने, और फिर क्या कर दिया है बच्चों ने ऐसा जो आपने उन्हें घर से बाहर ही खड़ा कर दिया गार्डन में। बोलिए, मैं तो अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। क्या आपने और आपके भाइयों ने कभी भी ऐसे उल्टे सीधे हरकतें नहीं करी थी अपने समय में? की थी ना आपने, तो फिर आप लोग सही है, लेकिन हमारे बच्चे गलत हो गए। अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लोग शांत हो जाएंगे, तभी आपको अकल आ जाएगी। और फिर इतना कहकर गुस्से में अवनी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े पैकिंग करने लगती है, और अब उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे भी जब नील दरवाजा खटखटा रहा था, उसे लगा था कि शायद वो उसे मनाने के लिए यहाँ पर आया होगा, और इसी उम्मीद में उसने दरवाजा खोला था। लेकिन आज तो नील पर साक्षात चांद डाल बैठा हुआ था। अवनी भी अपना बैग लगाने लगी थी, और फिर खुद में ही बड़बड़ाने लगती है कि पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, अपने आप को पता नहीं कहाँ का राजा मानते हैं। जब मन करता है बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, और फिर जब मन करता है बच्चों का हाथ उठा देते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। सुबह से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है, इसकी भी परवाह नहीं है मेरे बच्चे भूखे हैं या प्यासे, और अब यहाँ पर आए हैं तब भी गुस्सा ही कर रहे हो। सबके सामने मुझे बेइज्जत करके भी मन नहीं भरा है आपका। ये कहते हुए अवनी अपना बैग लगा रही थी, और फिर नील जो एक बार फिर से गुस्से में अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि अवनी, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो, ये क्या नौटंकी है तुम्हारी, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? कहाँ जाओगी तुम? निहाल के पास जाओगी? तो निहाल तो खुद ही इस घर में रहता है, तो फिर तुम कहाँ जाओगी? अवनी ने भी काफी ज्यादा गुस्से में नील की तरफ देखकर कहा कि अपने बेटे बहू के साथ फ्लैट में जाकर रहूंगी। इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं मेरे कि मैं पूरी तरीके से आप पर ऐसे डिपेंड रहूं। शायद आप भूल गए हैं, पापा ने मेरे नाम पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है, मेरे पास खुद का एक फ्लैट भी है। तो फिर इस वहम में तो बिल्कुल भी मत रहना कि मैं इस घर से निकलकर रोड पर आ जाऊंगी। मेरे पास कोई घर नहीं आई, समझ गए ना आप? तो नील को भी अब गुस्सा आ गया था, और वो भी गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तो ठीक है, चली जाओ, ले जाओ अपनी बहू और बेटे को भी यहाँ से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी, ना ही तुम्हारे बेटे बहू की, ना तुम्हारी, ना तुम्हारी नियति की, ना निव्याज की, किसी की भी जरूरत नहीं मुझे, जाओ यहाँ से अब। इतना कहकर नील अब सीधा बालकनी में चला गया, और फिर नील को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त। उसने बालकनी में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया, और फिर उसे वहीं धड़ाम पर बालकनी पर पटक दिया, और ये देखकर अवनी भी हल्का सा डर गई थी। और फिर नील जो कि ग्रिल को पकड़कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, तो वहीं बंदरों की टुकड़ी जो कि गार्डन में बैठी हुई थी, नील का गुस्सा देखकर थोड़ा सा डर गई थी। अब तो सबको सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वहां से एक एक करके उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं नील गुस्से में फ्लावर पॉट उठाकर उनके ऊपर ही ना फेंक दे। और नील का गुस्सा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि अपने बच्चों को वो नुकसान पहुंचाता। नील कभी भी गलती से भी ये नहीं कर सकता था। निव्यांश नील को देखकर बोलता है कि यार पापा को क्या हुआ है, इनका गुस्सा तो अभी तक शांत नहीं हुआ, ऐसे गुस्सा तो कभी भी नहीं करते हैं। रोहान भी अब हैरानी से बोलता है कि यार ऐसे में अगर माफी मांगेंगे तो जरूर पिट जाएंगे, कुछ देर और इंतजार करते हैं यहाँ पर। और तभी संकल्प एकदम से बोलता है कि यार मैं इंतजार तो कर लूंगा, लेकिन अब मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और फिर कुछ भी नहीं खाया है मैंने अभी तक। तो दक्ष ने कहा कि यार खाया तो बड़े पापा ने भी कुछ नहीं होगा, कुछ करो ना ताकि सबको जल्दी जल्दी से खाना मिल जाए और सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो बंदरों की टुकड़ी बस अभी बालकनी की तरफ ही देखी जा रही थी, जहाँ पर नील अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ देर तक तो अब नील को ही सब ऐसे देखते रहते हैं, और फिर एक एक करके गार्डन में खड़े एक पेड़ की छाव में आकर सब लौट जाते हैं। और पूरी रात जागे थे, इसीलिए उन्हें नींद भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। लेकिन गार्डन में बिना किसी चादर, बिना किसी गद्दे, बिना किसी तकिए के सोना उनके लिए बहुत ही ज्यादा टास्क से कम नहीं था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए कोई लेट गया था तो कोई बैठ गया था, किसी ने किसी पर टेक लगा ली थी, और फिर बस जैसे तैसे मजदूरों की तरह वहीं पेड़ के पास बैठे रहते हैं। नील कुछ देर तक तो अब लंबी लंबी सांस लेता रहता है, फिर वो जैसे ही पलटा वैसे ही अवनी ने उसे गले लगा लिया, और फिर अवनी ने भी कसकर नील को पकड़ा हुआ था। और अब जाकर नील का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ था। अवनी ने नील की कमर पर हल्का सा हाथ लगाकर उसे हल्का हल्का सा रब करते हुए कहा कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, यहीं पर रहूंगी आपके पास, समझे आप? मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? नील अभी
भी कुछ नहीं बोल रहा था। अवनी की बाहों में नील ढंग से आ भी नहीं रहा था, मगर फिर भी उसने नील को कसकर पकड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं अवनी को अब समझ में आ गया था कि वही है जो नील को अब संभाल सकती है, उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। और फिर अगर वही इस तरह से गुस्सा होकर घर से चली जाएगी तो नील का गुस्सा तो दुगना बढ़ जाएगा। आखिर आज तक नील ने ही तो सब कुछ संभाला हुआ था, सबको शांत रखा था, और अब जब नील को संभालने की बारी आ रही थी तब रुद्र और अवनी दोनों ही पीछे हट रहे थे। अवनी जैसे तैसे करके नील को खींचकर अब अंदर कमरे में ले आती है और फिर उसने नील को प्यार से सोफे पर बैठाया और फिर खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाती है और फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर नील के चेहरे को अपने दोनों ही हाथों में भरकर प्यार से कहा कि हुआ क्या है नील, आपको, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले तो कभी भी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हमने पहली बार ही फेस की हो, तो फिर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप ही तो कहते हो ना कि रुद्र भैया जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, रुद्र भैया कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। तो फिर आज रुद्र भैया के फैसले पर आपको यकीन क्यों नहीं है? बताइए ना नील, क्यों नहीं है? इतना कहकर अवनी ने एक बार फिर से नील को अपने गले लगा लिया और फिर नील अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। थोड़ी देर के बाद अवनी फिर से नील से थोड़ा सा दूर हुई और अपना माथा नील के माथे से लगाकर प्यार से बोलती है कि बताओ ना नील, क्या हुआ है? क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको? जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे भी कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने अपने एटीट्यूड को भी साइड में रखकर आपसे बात करी है, आपको मनाया है, तो फिर अब आप मुझे ऐसा जवाब मत देना कि मैं सच में इस घर से बाहर चली जाऊँ, हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने मुझे डांटा, शादी से पहले आप मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था आपके लिए, पर शादी के बाद आपने मुझे कभी भी डांटा नहीं था। मेरी हर सही गलत बात को मुस्कुरा कर ही मान लेते थे। तो फिर अब मुझे भी आदत पड़ गई है आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की। मैं आपका डांटना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और फिर इसीलिए इतना ज़्यादा रोने लगी। फिर समझ में आ गया कि आपको भी मेरी ही ज़रूरत है, इसीलिए आप परेशान हैं। तो बताइए ना कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? तो नील अभी इस बार अवनी को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता है, उसे अपने गले लगा लेता है। अवनी भी अब नील के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप से बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद नील अवनी के बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोलता है कि पता नहीं अवनी क्या हो गया है मुझे, मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सिया की मर्जी के खिलाफ संकल्प ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। मैं उस बच्चे की हालत नहीं देख सकता हूँ। सिया के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन था और फिर तुम सब ने मिलकर उसका मजाक बना दिया। तुम्हें क्या लगता है कि सिया कभी भी संकल्प को माफ कर पाएगी, कभी भी इस शादी को मानेगी, कभी भी उन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता कामयाब हो पाएगा? बोलो। तो संकल्प ने जो कुछ भी किया है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। सिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे मुझ पर और रुद्र पर दोनों पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा था। और फिर उसने जब मुझसे कहा था ना कि बड़े पापा यहाँ से अच्छी तो मैं मामा मामी के घर पर थी, तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरा दिल फट कर बाहर आ जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना सब कुछ झेला है उस लड़की ने और फिर हम उसे खुश करने के बजाय उसके साथ धोखा कर गए और फिर ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बंदरों की टुकड़ी की वजह से। अवनी ने भी नील के गाल पर प्यार से हल्का सा हाथ रखा और किस करके कहा कि नील, कब तक एक बात को लेकर आप ऐसे गुस्सा होकर बैठे रहोगे? मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि और हमारे घर में रहने वाला हर मेंबर जानता है कि हमारे घर की नींव बस आपके स्वभाव पर ही टिकी हुई है। अगर आपका स्वभाव जरा सा भी कड़वा हुआ ना तो फिर पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर टिक गया है, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बंदरों की टुकड़ी को अंदर बुला ले, यहाँ तक कि रुद्र भैया की भी अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बंदरों की टुकड़ी को घर ले आए। आज तक आपने सब कुछ संभाला है तो फिर आज क्यों नहीं, आज क्यों पीछे हट रहे हैं? जो होना था सो हो गया है। एक बार संकल्प को मौका देकर तो देखिए, क्या पता उसका और सिया का रिश्ता अच्छे से संभल जाए। नील कुछ भी नहीं बोलता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अवनी ने भी नील से थोड़ा सा दूर हो गया और फिर इतने में ही गेट खुल जाता है। सामने रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र ने भी अवनी की आंखों में आंसू देखे और फिर नील के चेहरे पर भी एकदम से बेचैनी आ गई थी, तो हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ क्या? ऐसा तो नहीं है कि निव्यांश के भाई या फिर बहन लाने की तैयारी चल रही हो यहाँ पर? तो रुद्र तो अभी ऐसा मजाक कभी भी नहीं करता था, लेकिन वो आज नील का मूड ठीक करने के लिए ऐसा बोल रहा था। वो जानबूझकर नील की टांग खींच रहा था कि ताकि नील मान जाए। नील ने गुस्से में एक क्वेश्चन उठाया और फिर रुद्र की तरफ फेंकता हुआ बोलता है कि दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है।
अवनी ने भी हैरानी से अभी नील की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो कि अभी तो समझाया था आपको, लेकिन नील तो जैसे अभी रुद्र को देखकर एकदम से भड़क गया था। उसका गुस्सा फिर से दुगना हो गया था। रुद्र भी आज संकल्प और शुभ की तरह बेशरम हो गया था। वो भी कमरे में आता हुआ बोलता है कि अवनी, तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पतिदेव से अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ थोड़ी देर के बाद तुम आ जाना। अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपना लगाया हुआ बैग जल्दी जल्दी से खाली करने लगती है। रुद्र बोलता है कि क्या बात है, 2 ही घंटे में डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी, घर से जाने तक की बात होने लगी थी क्या? तो अवनी ने भी गुस्से में रुद्र को घूर कर देखा और कहा कि सब आपकी ही मेहरबानी है। खैर छोड़ो, अपने पति को तुम्हारे भरोसे ही छोड़कर जा रही हूँ मैं। मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। जब मैं इस कमरे में आऊँ तो मेरा पति नॉर्मल मिलना चाहिए, और अगली बार ये मेरे ऊपर जरा से भी चिल्लाए ना तो रुद्र भैया तुम्हारी खैर नहीं। भूलना मत कि मैं तुम्हारी भी बड़ी भाभी हूँ। इतना कहकर अवनी उस कमरे से मटकती हुई बाहर चली जाती है और उसके जाते ही रुद्र ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर नील अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्र बोलता है कि तेरा बीपी हाई तो नहीं हो गया है क्या? ला चेक कर देता हूँ। नील ने गुस्से में रुद्र को घूर कर देखा और रुद्र ने भी कबर्ड खोलकर बीपी की मशीन निकाली और फिर नील का बीपी चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ा, और लेकिन तभी नील ने अपना हाथ जोर से गुस्से से झटक लिया। तो रुद्र ने इस बार थोड़ा सा जबरदस्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर नील का बीपी चेक करने लगा। तो नील का बीपी तो सच में अभी बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखा था। नील को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि तो ये प्रॉब्लम है, बीपी हाई है तेरी, इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुझे। दवाई कब से नहीं ले रहा है तो बता मुझे। तो नील अभी कुछ नहीं बोलता है। तो रुद्र ने भी फिर से पूछा कि कुछ पूछ रहा हूँ ना नील, दवाई कब से नहीं ली है तूने, बता मुझे। तो नील अभी भी कुछ नहीं बोला और फिर रुद्र इस बार नील के बिल्कुल बराबर में आकर बैठ गया था और अपना सिर नील के थाई पर रख लिया और फिर सोफे पर ही लेट जाता है। नील को तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी तरह से अब अपना गुस्सा शांत करना चाहता था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था। रुद्र बोलता है कि यही जानना है ना कि मैंने सिया की शादी संकल्प से क्यों करा दी, क्यों मैंने तेरा सपोर्ट नहीं किया, यही जानना चाहता है ना तो सुन, एक वक्त था जब मेरी वजह से किट्टू ने भी सुसाइड की थी, याद है ना तुझे? मैं किट्टू के साथ ज़बरदस्ती करने वाला था और अगर तू नहीं होता तो शायद मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर भी देता। उसी दिन किट्टू सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई थी। बेशक किट्टू ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने खुद को कभी भी अपनी नज़रों में माफ़ नहीं किया था। मैंने जब संकल्प की आंखों में देखा तो ऐसा लगा था जैसे मेरा वो भरोसा, वो बरसों वाला दर्द फिर से उभर आया हो। जैसी जो गलती मैंने करी है वही संकल्प को भी गुजर रही है। जितना दर्द संकल्प की आंखों में मैंने देखा था उतना ही दर्द मैंने भी पहले झेला है। उस वक्त तूने मुझे संभाला था और फिर आज मैंने संकल्प को संभाला है, समझ रहा है ना? तो नील अभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि रुद्र ने ऐसा फैसला क्यों लिया और शायद ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि वो अभी अपने गिल्ट से बाहर आना चाहता था। रुद्र ने भी आगे कहा कि नील, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिया के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है, कहीं ना कहीं हमसे ही बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन तू भी ये सोच, अजय भी तो सिया के लिए सही लड़का नहीं था। सिया को जब सच पता चलेगा ना तो वो संकल्प को जरूर अपना लेगी और फिर इस शादी को भी जरूर मान लेगी, और फिर हमारा संकल्प तो ऐसा है ना, किसी के दिल में भी अपने लिए जगह बना कर ही बैठ जाएगा। तो सिया क्या चीज़ है, वो बहुत ही जल्द उसके दिल में भी जगह बना लेगा। वैसे भी तो हम सब ने सिया को संकल्प के लिए पहले ही पसंद किया था, तो जो हमने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ है। मानता हूँ कि इस सब में सिया थोड़ा सा पिस गई है, उसे थोड़ा सा टॉर्चर किया गया है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही जल्द सिया संकल्प को अपना लेगी। और फिर अब जाकर नील का गुस्सा भी थोड़ा और शांत हो गया था और फिर उसने भी अपना एक हाथ उठाकर रुद्र के बालों में फेरना शुरू कर दिया था और अब उसे बहुत ज़्यादा शांति भी मिल रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो समझ गया था कि नील अब एकदम से शांत हो गया है। फिर नील बोलता है कि तो तू अपने गिल्ट से निकलने के लिए संकल्प का सहारा लेगा, तू दूसरे का सहारा लेगा अपने आप को सुकून देने के लिए। रुद्र ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहा है तू, अभी इतना बड़ा लेक्चर तो दिया है मैंने तुझे, पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था कि जैसे अगर आज संकल्प की शादी सिया के साथ नहीं हुई ना तो फिर संकल्प भी अंदर ही अंदर ऐसे ही शांत हो जाएगा, वो भी अंदर ही अंदर घुटेगा और हमारे छोटे शेर का बड़ा शेर एकदम से शांत हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। तो प्लीज़ नील, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। तू हमेशा कहता है ना कि मैं ही आता हूँ तुझसे माफ़ी मांगने के लिए, तो कभी भी नहीं आता है। तो देख लेना, आज मैं खुद आया हूँ तुझसे माफ़ी मांगने के लिए। तो नील ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि तू आया है या फिर बच्चा ने तुझे ढकेल कर
यहाँ पर भेजा है। इतना कहकर नील ने फिर से रुद्र के बालों में अपना हाथ फेरा, लेकिन इस बार हल्के से बाल पकड़कर उसे हिला भी दिया था। रुद्र भी एकदम से उठ के बैठ गया और फिर नील को देखकर बोलता है कि यार मैं और किट्टू अलग अलग है क्या? उसने भेजा हो या फिर मैं खुद ही आ गया हूँ? बात तो एक ही है ना। माफी तो मेरे मुंह से ही निकलेगी ना, माफी तो मैं ही मांग रहा हूँ तुझसे। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बात एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किट्टू समझदार है और फिर तू बेवकूफ़ है, समझा? तू किट्टू को समझ में आ रहा था लेकिन तुझे नहीं आया। मतलब किट्टू तुझे भेजेगी तो तू मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा, वरना तू मुझसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं आएगा, है ना? तेरी समझदारी ये है और उसकी समझदारी तुझे भेजना है। रुद्र ने अपने बाल को पकड़ लिया और फिर नील को देखकर बोलता है कि यार एक चीज़ कॉमन है तेरे और तेरे बच्चा में, तुम दोनों मुझे ना ताने मारते हो, बहुत ज़्यादा ताने मारते हो, एक जैसे ताने मारते हो। यार मैं इंसान हूँ, हो गई ना थोड़ी सी गलती, अब क्या मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या तुम दोनों? और फिर ऐसा भी नहीं है कि तेरे बच्चे ने कहा तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, मेरी भी खुद की कोई सोच है। मैंने भी सोच रखा था पहले से ही कि शाम तक तुझसे बात ज़रूर कर लूँगा। तो नील ने भी हल्का सा चाटा रुद्र के गाल पर मारा और फिर बोलता है कि ज़्यादा समझदार मत बन, समझा? तू अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे, तू कितनी अकड़ में रहता है मुझे पता है। पिछली बार भी तो तू स्टडी रूम में माफ़ी मांगने के लिए ही तो आया था, लेकिन तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि तू मुझसे माफ़ी मांग ले, समझा? और फिर चुपचाप से उठकर वहाँ से चला गया था। मुझे एक एक चीज़ याद है तेरी, तूने कब और कब आखिरी बार मुझसे माफ़ी मांगी होगी? रुद्र ने भी अपने गाल पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाया और बोला कि देख नील, बच्चों के सामने तो मुझ पर जरा सा भी हाथ मत उठा दियो। बार तो तू हाथ उठा चुका है, अब और नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही नील ने एक और चाटा मारते हुए कहा कि क्या करेगा तू, वरना मुझे उल्टा मारेगा? बता मुझे क्या मारेगा तू, मुझे मार के दिखा मार के मुझे। तो रुद्र ने भी इस बार बच्चा सा मुंह बनाकर नील की तरफ देखा और कहा कि नील प्लीज ज्यादा हो रहा है यार। तो नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अगले ही पल रुद्र की बाजू पकड़कर उसे अपने गले लगा लिया और फिर उसे इतनी कसकर गले लगाया कि रुद्र की तो हल्की सी आह निकल गई। रुद्र ने भी अब फिर हल्का सा मुस्कुरा कर नील को कसकर अपने गले लगा लिया। दोनों ही भाई अब एक दूसरे के गले लगे थे। आज दोनों ही भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और फिर आज नील को रुद्र की जरूरत थी और रुद्र ने भी उसे माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर दिया था, उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया था। जैसे नील हमेशा रुद्र को सपोर्ट करता था, आज रुद्र ने भी नील को सपोर्ट किया था। वैसे ऐसा तो हमेशा फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में पता नहीं कहाँ ऐसे भाई होते ही होंगे। अगर होते हैं तो सबकी फैमिली प्रताप हाउस जैसी ही होती होगी, लेकिन यहाँ तो अलग ही चल रहा था, बिल्कुल अलग माहौल हो चुका था। भाई भाई को देखकर खुश नहीं थे। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी नील से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर नील के गाल पर हाथ लगाकर बोलता है कि सच में आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे जो सही लगा था ना मैंने उस वक्त कर दिया। मुझे सिया और संकल्प की शादी बिल्कुल सही लग रही थी, पर मैं वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि संकल्प सिया को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और सिया हमेशा हमारी आंखों के सामने भी तो रहेगी और उसकी खुशी और नाखुशी हमें सब पता रहेगी। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र बोलता है कि बंदरों की टुकड़ी को भी अब बुला ले अंदर, पूरी रात सोई नहीं है, अभी भी गर्मी में बाहर ही बैठी हुई है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो नील भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर बालकनी में गया और फिर बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखकर बोलता है कि अंदर आना है या फिर नहीं। तो बंदरों की टुकड़ी जो कि अभी आधी अधूरी नींद में जैसे तैसे बैठी हुई थी, उठी लेटी हुई थी और फिर उन सब ने जैसे ही नील की आवाज़ सुनी तो नील की तरफ देखा और जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती। नील बोलता है कि तो फिर पहले अजय की सॉरी लेकर आओ। ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर बंदरों की टुकड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी। सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। रुद्र ने भी नील से कहा कि यार ये क्या बचपना है, कम से कम उन्हें अंदर तो बुला ले पहले। तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है और तेरे कहने पर इस बंदरों की टुकड़ी को भी माफ कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही शराफत के साथ अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें खाना भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, लेकिन सब गार्डन में ही मिलेगा, अंदर नहीं। जब तक ये अजय के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाते हैं, तब तक अंदर नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रोहान भी बालकनी की तरफ देखकर चिल्लाया, बड़े पापा ये तो चीटिंग है, चीटिंग। नील भी अब बालकनी से बोलता है कि चीटिंग है तो फिर चीटिंग ही सही, लेकिन जब तक अजय तुम्हारे साथ दोस्त बनकर प्रताप हाउस में नहीं आता है, जब तक तुम्हारा और उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, तब तक अंदर आने की परमिशन तो नहीं मिलेगी तुम सबको। थोड़ी देर और बैठे रहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का लिए भेज देता हूँ, समझे तुम सब। रोहान ने भी उम्मीद भरी नजरों से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने
ने भी अपने कंधे उचका दिए, जैसा कहना चाहता हो कि यार मैं तुम्हारे और तुम्हारे बड़े पापा के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरा भाई माना है, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे माफ़ कर रहा है और फिर अब दोबारा तुम लोगों के चक्कर में उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता हूँ मैं। इधर दूसरी तरफ अजय पेट के बल सो रहा था और उसके बिल्कुल बराबर में ज्योति लेटी हुई थी। वो अजय के बालों में हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद अजय हल्का सा कसमसाया तो ज्योति के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अगले ही पल अजय ने भी उठकर ज्योति को रोल करके अपने नीचे कर लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोलता है कि क्या बोलती हो, शादी कर ले क्या? तो ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ये सुनते ही अजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपना चेहरा ज्योति की गर्दन में छुपा लिया और फिर एक बार फिर से वो दोनों प्यार की दुनिया में चले गए। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे, एक दूसरे की बाहों में झूल जाते हैं। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार था, दोनों एक दूसरे के बिना जीना भी नहीं चाहते थे। अजय ने अब गाड़ी ज्योति के कॉलेज के बाहर आकर रोकी, फिर वो ज्योति को देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि कल पापा इंडिया आ रहे हैं, मैं उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ और फिर हम दोनों ही हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमें कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा। तुम भी अपने घर में बात कर लेना, हमारे रिश्ते के लिए बहुत हो गया है, अब डेट अब शादी करते हैं और फिर अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, दोनों ही सेटल हो जाएंगे। ज्योति के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर ज्योति बोलती है कि अच्छा एक बात कहूँ क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि मैं इतने अमीर लड़के की वाइफ बनने वाली हूँ, इतने अमीर लड़के से मेरी शादी होने वाली है। कहाँ तुम, कहाँ मैं, अगर कोई और होता ना तो शायद ये यूज करके मुझे छोड़ देता, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेरे साथ। अजय ने ज्योति के चेहरे पर हाथ लगाया और फिर प्यार से उसे हिलाते हुए कहा कि उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो तुम ज्योति, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस अब तुम जल्दी से हमारे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दो, समझ गई ना तुम? अब कोई भी उल्टा सीधा सवाल मत लाना। ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अजय ने ज्योति के माथे पर प्यार से किस कर लिया। ज्योति भी गाड़ी से उतर गई और फिर अजय ज्योति को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। अजय के जाते ही ज्योति एकदम से पलटी तो फिर विक्रांत से टकरा जाती है। ज्योति ने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि विक्रांत बहुत ही दिनों से ज्योति के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वो बार बार उसे प्रपोज करता था लेकिन ज्योति उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर देती थी। ज्योति को विक्रांत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विक्रांत कॉलेज का प्रेसिडेंट कम और गुंडा ज़्यादा था। विक्रांत ने ज्योति का रास्ता रोकते हुए थोड़ा अकड़ के साथ कहा कि क्या बात है, लगता है एक अमीर मुर्गा फंसाया है तुमने, तभी तो किसी को घास नहीं डाल रही हो। तो ज्योति ने भी गुस्से में अब विक्रांत की तरफ देखकर कहा कि तुमसे मतलब जाकर अपना काम करो, स्टूडेंट इतना परेशान है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? तो विक्रांत बोलता है कि और अगर ऐसी दखल करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम भी तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और फिर तुमसे ही शादी करूँगा। कितनी बार मैं तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ मगर तुम मुझे हर बार इग्नोर कर देती हो। तुम तो शायद किसी अमीर बिजनेस टाइकून के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। सोचो अगर मैं तुम्हारे घर में ये बात सच सच बता दूँ जाकर सबको तो फिर क्या होगा, कैसे जियोगी तुम? ज्योति भी हाथ बांधकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है कि अजय मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है, तो तुम्हें जिसे भी बताना है ना तो तुम जाकर बता सकते हो। इतना कहकर ज्योति ने अभी विक्रांत को अपने आगे से गुस्से से हटाया और फिर सीधा कॉलेज के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही विक्रांत ने गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो फिर अजय की भी नहीं होगी, तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा ज्योति। ज्योति भी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी ज्योति का कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। ज्योति भी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, वो भी जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे वो पल याद आ गए थे जब वो अजय के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, जब अजय और वो एक दूसरे के साथ डेट पर जाते थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे थे, लेकिन वक्त ने ऐसा चाटा मारा था कि वो जमीन पर जाकर गिर गई थी और आज तक ऊपर तक नहीं उठ पाई। ज्योति ने अब नजर उठाकर देखा तो शीतल वहां पर खड़ी हुई थी। शीतल के हाथ में खाने की प्लेट थी और फिर शीतल अंदर जाकर खाने की प्लेट को टेबल पर रखते हुई बोलती है कि खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है और फिर अब ऐसे ही अपने ख्यालों में डूबे डूबे कब तक अपनी जिंदगी खराब करोगी। ज्योति ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अजय आ गया, मुझे
उससे बात करनी थी। तो शीतल बोलती है कि हाँ आ गया है और स्टडी रूम में है, लेकिन तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम से बात कर लेना। हम तुम्हारे और अजय के बीच में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी, ये मेरा वादा है, शीतल ओबरॉय का वादा है जो कभी भी मैं नहीं तोड़ती हूँ। तुम और अजय दोनों ही मिलकर अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सोचोगे ना, हम सब वही मान लेंगे। अगर तुम और अजय एक दूसरे के साथ इस जिंदगी को जीना चाहते हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी, और फिर उसके बाद अजय से जाकर मिल लेना। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और फिर ज्योति ने भी खाने को तरफ देखा, लेकिन उसका मन खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसे तो दिल्ली जाना था और फिर जल्द से जल्द जाना था। ज्योति कमरे से निकलकर सीधा स्टडी रूम को ढूंढते हुए एक कमरे में चली जाती है। ज्योति ने स्टडी रूम में जाकर देखा तो अजय अभी आंखें बंद किए हुए चेयर पर लीन हुआ बैठा हुआ था। एक सेकंड के लिए ज्योति को अजय के साथ बिताए हुए सारे पल फिर से याद आ गए थे। वो फिर से अपनी ख्यालों की दुनिया में जाने लगी थी और फिर उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। लेकिन अब अजय और ज्योति के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरियां आ गई थी। ज्योति सच में आज बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही थी। अजय को अपने सामने देखकर सब कुछ ठीक रहता तो शायद अजय अब तक निशी से शादी करके अपने प्लान को अंजाम भी दे चुका होता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अभी भी अजय और ज्योति के रिश्ते में कुछ तो गुंजाइश बची हुई थी और शायद तकदीर भी उनका साथ देने वाली थी। तकदीर ने एक बार फिर से दोनों को एक साथ एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब अजय और ज्योति एक दूसरे से दूर हो गए थे, आज फिर से वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। ज्योति ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर हल्का सा दरवाजा नॉक करते हुए बोलती है कि अजय, अजय मैं अंदर आ जाऊं, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। ज्योति की आवाज सुनकर अजय ने गुस्से से अपनी आंखें खोली और फिर ज्योति को देखकर कुछ सेकंड तक तो अब वो ज्योति को देखता रहता है। आज भी ज्योति की सादगी अजय को इफेक्ट कर रही थी। आज भी ज्योति को देखकर उसके दिल की हलचल फिर से बढ़ गई थी, लेकिन अगले ही पल अजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने ड्रॉर में से पेपर निकालकर ज्योति के सामने फेंकते हुए गुस्से से कहा कि पहले इन पर साइन करो और फिर उसके बाद ही बात करेंगे, समझे तुम। ज्योति ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और फिर उन सारे पेपर्स को समेटने लगती है और सारे पेपर्स समेटने के बाद ज्योति ने पेपर्स को देखा तो वो डाइवोर्स पेपर थे। ज्योति आगे आई और फिर उसने अजय की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाकर धीरे से कहा कि पेन पेन दे दीजिए मुझे। तो अजय ने भी गुस्से में पेन उठाया और फिर ज्योति के हाथ में दे दिया। ज्योति ने भी अब चुपचाप से उन डाइवोर्स पेपर पर 3-4 बार जगह पर जहां पर भी था वहां पर साइन कर दिया और फिर अजय की तरफ पेपर्स को बढ़ाते हुए बोलती है कि मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है आपके साथ, मैं आज ही दिल्ली जा रही हूँ। अजय ने अभी पेपर्स लिए और फिर साइन चेक किया और फिर ज्योति की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि तुम्हें जहाँ पर भी जाना है तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, दिल्ली जाओ या फिर जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक बार फिर तुम मुझे धोखा दोगी, एक बार फिर से तुम मुझे धोखा दोगी यार, एक बार फिर तुमने अपना घटियापन मुझे दिखाई दिया ना, एक बार फिर से मेरी जिंदगी में तहलका मचाने के लिए तुम आ जाओगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, यकीन नहीं आता है कि तुम जैसी लड़की से मैंने कभी प्यार भी किया था, कभी हम दोनों के बीच में कुछ भी था। निकलो मेरी जिंदगी से और मेरे घर से और मेरे दिल से भी, समझे तुम। पलट कर कभी भी मत देखना मेरी तरफ। ज्योति मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारा एक और बार अपनी जिंदगी में वापस आना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा ज्योति, गुस्से में कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे साथ उल्टा सीधा, जाओ यहाँ से चुपचाप। तो ज्योति की आंखों में फिर से पानी आ गया और फिर उसने अब कुछ भी नहीं कहा, अपने आंसुओं को साफ करते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है। जब ज्योति स्टडी रूम से निकली तो वहां पर शीतल खड़ी हुई थी, लेकिन ज्योति की नजर अभी शीतल पर नहीं पड़ती है। ज्योति के जाते ही शीतल स्टडी रूम में गई और फिर अजय को देखकर फिर से बोलती है कि तो तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया, तुम उससे डाइवोर्स चाहते थे। तो अजय भी अब शीतल की आंखों में देखकर बोलता है कि माँ मैं ऐसी घटिया लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, ना ही अपने घर में, ना ही अपने कमरे में और ना ही अपनी लाइफ में। शीतल बोलती है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की घटिया नहीं है, मजबूर है, उसके आंसू झूठे नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रही उसके दिल में जो कुछ भी है वो सच है। माँ आपको तो हर दूसरी लड़की अच्छी ही लगती है, आप नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ इस लड़की को अच्छी नहीं है ये बिल्कुल भी, मैं इसे आपसे नहीं जानता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 6 महीने उस लड़की के साथ बिताए हैं, मुझे अच्छे से मालूम है उसकी हकीकत क्या है, इसीलिए अच्छे से जानता हूँ उसके हर एक रूह को। अजय ने जवाब देते हुए अपनी माँ शीतल से कहा। तो शीतल बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने में तुमने इस लड़की को समझा है। अजय गुस्से में बोलता है कि माँ ज्योति वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे आज से 2 साल पहले किया था कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है
और फिर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज्योति को आपसे मिलवाना भी चाहता था। ज्योति वही लड़की है जिससे मैं शादी करने के लिए आपको उस दिन बात कराने के लिए लेकर आने वाला था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन ज्योति ने मुझे प्यार के बदले में धोखा दिया है माँ। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। शीतल के चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं थे। अजय को देखकर वो फिर से बोलती है कि मैं समझ गई, तभी समझ गई थी कि जब तुमने ज्योति को घटिया कहा था ना, ये वही लड़की है। मैं अच्छे से जान गई थी कि तुम और ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जिससे तुम शादी करना चाहते थे। शायद ये वही लड़की है। लेकिन एक बात कहूँ बेटा, अगर तुम सच में ज्योति से प्यार किया है ना तुमने, तो उसकी मजबूरियों को भी समझा होता। जरूरी नहीं है कि जो तुमने देखा हो वो सच हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो तुमने देखा ही ना हो। मेरी मानो तो एक बार अपने और ज्योति के रिश्ते को प्लीज मौका देकर तो देखो। ज्योति से खुलकर बात तो करो। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और फिर बात करने से वो क्लियर हो जाए। तुम दोनों के रिश्ते को फिर से एक हरी झंडी मिल जाए। तुम दोनों के बीच में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। अजय ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, कोई भी सच नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है उसके अंदर। शीतल बोलती है कि तुम बच्चे नहीं हो अजय, एम्पायर संभालते हो। एम्पायर 10 तरीके के लोगों से भी मिलते हो। तुम अच्छे से जानते हो कि कौन झूठ बोल रहा है और फिर कौन प्रॉफिट की बातें कर रहा है। तुम्हें अब अच्छे और बुरे की सब की पहचान हो गई है। कौन लॉस की बातें कर रहा है और कौन सच बोल रहा है, तुम्हें सब कुछ पता है। तो फिर क्या तुम्हें ज्योति की आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती है? क्या तुम्हें उस लड़के के आंसू नहीं दिखाई देते हैं? अजय अभी भी कुछ नहीं बोलता है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था अब अपने ऊपर। शीतल आगे आती है और फिर उसने अजय के गाल पर प्यार से अपना हाथ लगाकर कहा कि अजय एक बार फिर से सोच लो बेटा, ज्योति से तुम्हारी शादी हो गई है अब, और मुझे ज्योति में कोई भी कमी नहीं लगती है। शादी के रिश्ते को एक साइन करने से नहीं तोड़ते हैं बेटा। बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। बाकी तुम्हें जो भी सही लगेगा हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर शीतल ने अजय के माथे पर एक किस किया और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। अजय भी अब सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या सच में ज्योति किसी मजबूरी के चलते में ये सब कुछ कर रही है। इधर दूसरी तरफ प्रताप हाउस के गार्डन में तंबू गड़ चुके थे। आखिरकार जब तक वो सब अजय से अब दोस्ती नहीं करते तब तक तो नील अब उन्हें अंदर बुलाने वाला नहीं था। अब तो कोई भी अब बंदरों की टुकड़ी को प्रताप हाउस के अंदर नहीं ले जा सकता था। धीरे धीरे शाम हो गई थी और अब गार्डन में हवाएं भी चलने लगी थी। सब ने वहीं पर दरी बिछा ली थी और वहीं पर लेटे हुए थे, जैसे कोई पांडाल में लेटा होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही बंदरों की टुकड़ी वहां पर लेटी थी। और तभी अवनी बाहर आकर बोलती है कि अपने बंदरों के लिए खाना लगा दूं क्या? तो संकल्प सबसे पहले उठकर बोलता है कि हाँ बड़ी माँ, सुबह से बहुत तेज भूख लगी है। पता नहीं मेरी कैसे शादी हुई है कि दूल्हे ही सुबह से भूखा है। इतनी तेज भूख तो मुझे शायद पहले भी कभी नहीं लगी हो। और तभी रोहान ने भी संकल्प के गाल पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि अबे मैं भी तो भूखा हूँ सुबह से, और फिर ये तेरे सारे भाई ये भी तो भूखे हैं। क्या तू ही एक है जो अकेला भूखा है? हाँ बड़ी माँ, जल्दी से खाना खिला दो ना, सच में बहुत तेज भूख लगी है। इतना कहकर बंदरों की टुकड़ी अब अंदर जाने लगती है। और तभी अवनी ने रोहान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा कि सुना नहीं था तुमने? तुम्हारे बड़े पापा ने क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? जब तक अजय से दोस्ती नहीं करनी ना तब तक अंदर नहीं आ जाओगे, इसीलिए अजय से दोस्ती करनी है तुम्हें। चुपचाप से जाकर दरी पर बैठो, मैं भेजती हूँ खाना तुम सबके लिए। सारे फिर से अब दरी पर जाकर बैठ गए। और तभी दक्ष बोलता है कि यार एक माइक ले लेते हैं क्या, एक ढोलक ले लेते हैं और फिर यहीं पर माता की चौकी लगा देते हैं। क्या बोलता है? बिल्कुल सही आइडिया है ना मेरा? तो धैर्य बोलता है कि बिल्कुल ठीक कहा है तूने। आसपास की औरतें भी आकर बैठ जाएंगी और फिर मन भी लगे रहेगा हम लोगों का। औरतें आएंगी तो उनकी बेटियां भी आएंगी और फिर हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तभी निव्यांश ने धैर्य के सीने पर एक हाथ मारकर कहा कि मामा थोड़ी तो शर्म कर ले तू, शादी हो गई है तेरी, धानी अच्छी लड़की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अच्छेपन का तू इतना ज़्यादा फायदा उठाएगा। और फिर धानी को तो छोड़ ही दे, हमारे घर की औरतों ने अगर गलती से भी देख लिया ना तो फिर हमारा तो तबला ही बजा देंगी। एक पनिशमेंट कम है क्या जो तबला बजाने पर तुला हुआ है? इतने में ही घर की सारी औरतें अब बाहर खाना लेकर आ जाती हैं। केटू ने सबको देखकर प्यार से कहा कि अब लाइन में सब के सब बैठ जाओ। सब लाइन से आकर बैठ गए थे और फिर अंशिका ने भी सबके आगे पत्तल रखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो अरमान के सामने गई तो अरमान धीरे से बोलता है कि यार अब खाना भी इसमें ही खिलाओगी क्या? तो घर के बर्तन खत्म हो गए हैं क्या जो अब पत्तल में खाना खाने को मिलेगा? अंशिका भी धीरे से बोलती है कि बड़े पापा ने इसी में ही खाना खिलाने के लिए कहा है तो फिर यही दूंगी ना। तो अरमान ने अभी भी कुछ नहीं कहा और फिर तभी दक्ष उठकर बोलता है कि यार गर्मी है, मैं पंखा ऑन करता
करता हूँ। तब दक्ष अभी सीधा एक सर्वेंट क्वार्टर में गया और फिर वहाँ से एक टेबल फैन लेकर आता है और फिर उसने टेबल फैन को चालू कर दिया और जैसे ही उसने टेबल फैन चालू करा वैसे ही सबकी पत्तलें हवा में उड़ने लगती हैं। रोहान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि अबे अबे उड़ गई ना पत्तल, उठाओ जल्दी से उठाओ पत्तल, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर सब अपनी अपनी उड़ी हुई पत्तलों को पकड़ने लगते हैं और तभी नेव्यांश ने दक्ष को देखकर कहा कि पूरी दोपहर तो हम गर्मी में पड़े रहे, तब तो तुझे एक बार भी याद नहीं आया कि जाकर एक बार उठाकर पंखा ले आए, और अब तुझे जब हवा चल रही है तो गर्मी लग रही है, बंद कर पंखा, नहीं तो सारी की सारी पत्तलें फिर से उड़ जाएंगी। तो दक्ष ने भी अब जल्दी से जाकर पंखा बंद कर दिया और फिर सब अपनी अपनी पत्तल लेकर चुपचाप से जाकर गार्डन में बैठ जाते हैं। लेकिन सबको देखकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे भंडारे में आए हों। बेचारों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, सबको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उन सबको देखकर घर की सारी औरतों को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और फिर उन पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। तभी नेव्यांश ने भी अब नियति की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि यार अब दांत क्या दिखा रही हो तुम, इतनी तेज भूख लग रही है मुझे, कुछ तो खाने को दे दो ना, यहाँ पर खड़ी होकर दांत ही दिखाती रहोगी क्या। तो नियति ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नेव्यांश के पत्तल में सब्जी को परोस दिया और तभी संकल्प बोलता है कि ए स्नो व्हाइट, अपने पति को ही खिलाती रहोगी क्या, मुझे भी खिला दो ना, इतनी देर से तुम्हारा देवर भूखा बैठा है, एक बार भी तरस नहीं आया क्या तुम्हें मुझ पर। नियति ने भी अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर कहा कि सिया ने कुछ खाया नहीं है और तुम्हें यहाँ पर भूख लगी है। ये सुनकर तो संकल्प का मूड अब और भी ज्यादा खराब हो गया था। उसके चेहरे पर जहाँ अभी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी सी मुस्कुराहट थी वो जल्दी से अब उदासी में बदल गई थी। जैसे ही संकल्प ने ये सुना कि सिया ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, उसने हल्की सी प्लेट खिसका कर कहा कि भाभी भूख तो अब मुझे भी नहीं लगी है, मुझे भी नहीं खाना है खाना। नियति के चेहरे पर भी अब थोड़ी सी उदासी आ गई थी और फिर उसने कभी भी संकल्प को ऐसे उदास होते हुए नहीं देखा था। उसे भी अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने तो हमेशा से संकल्प को हंसता खेलता ही देखा था और फिर दूसरों को भी हंसाता हुआ देखा था। बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी वो कमेंट मारकर सबको हंसा देता था, लेकिन आज संकल्प सच में बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। नियति ने भी संकल्प की ओर प्यार से देखकर कहा कि खा लो ना खाना संकल्प, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तुम तो बाहर बैठे हो, तुम्हें कमजोरी आ जाएगी, प्लीज तुम खाना खा लो, सिया को मैं कुछ खिला दूंगी। संकल्प ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अरे नहीं भाभी, मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। और फिर तभी उस घर के बाहर नील आता हुआ दिखाई देता है। नील इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो अपनी बाजू को फोल्ड करता हुआ घर से बाहर आ रहा था। संकल्प के पास आया और फिर उसे थप्पड़ दिखाता हुआ बोलता है कि एक तो उल्टे सीधे काम करता है तू, और फिर अब तुझे भूख नहीं लग रही है, चुपचाप से खाना खा ले वरना थप्पड़ खाएगा मेरे हाथों से, समझा तू। तो नील के बिल्कुल पीछे अभी रुद्र खड़ा हुआ था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोलता है। बंदरों की टुकड़ी ने भी एक नजर नील की तरफ देखा और फिर नील ने उन सब को आंखें दिखाई और फिर वो सारे चुपचाप से अपनी पत्तल पकड़कर खाना खाने लगते हैं। संकल्प भी चुपचाप से बैठ गया था और फिर उसने बहुत ही धीरे से नियति से कहा कि भाभी प्लीज थोड़ा ही डालना, सच में मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खाना खाने का, मुझे ना भूख नहीं लगी है, थोड़ा सा ही परोस दो। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगी बंदरों की टुकड़ी और क्या मना पाएगी वो अजय को और कर पाएगी अजय के साथ दोस्ती, या फिर नील हमेशा के लिए कर देगा बंदरों को टुकड़ी को घर से बाहर। क्या होगा इस कहानी में आगे के लिए देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू फ्रेंड्स।